नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सिकंदर गुर्जर ऑनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विगत 5-6 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में मैथ और रीजनिंग के तौर पर फैकल्टी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं और वहां से बहुत सारे अनुभव के साथ आज मैं अपनी ऑनलाइन यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो आज से हम एक विद्या के नए आरंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको अपने विगत 6 वर्षों का जो अनुभव मैंने शिक्षण के दौरान लिया है वो सब कुछ मैं आपके साथ उन सारी चीज़ों को उनसे रूबरू करवाऊंगा आपको, और अपने उस अनुभव के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से किसी विद्यार्थी के मन में मैथ को लेकर जो डर है उसको कैसे हटाया जा सकता है। इन विभिन्न सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और एक एक करके मैंने यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिन पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। इन सब पॉइंटों के बारे में एक एक करके मैं डिस्कशन करूँगा और जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान जो चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड हैं या ऐसी चीज़ें जो कंपटीशन में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, उन सब चीज़ों का एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है PDCA। सबसे पहले मैं अक्सर जब भी क्लासेस की शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में विद्यार्थियों को ज़रूर बताता हूं ताकि वो अपना माइंड मैपिंग इस तरीके से कर सकें कि वो कंपटीशन में या तो अव्वल आ पाएं या उसको क्रैक कर पाएं, जो भी उन्होंने निर्धारित कंपटीशन को चूज किया है। अब यहाँ पर जो ये PDCA लिखा हुआ है, एक्चुअल में इस PDCA का मतलब क्या है, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो P स्टैंड फॉर प्लानिंग, D स्टैंड फॉर डू, C स्टैंड फॉर चेक एंड A स्टैंड फॉर एक्शन। दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उस कार्य के लिए प्लानिंग करनी होती है कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले उनकी हमें प्लानिंग करनी होगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, लेवल क्या है, हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। उन सारी चीज़ों को मैंने रखा है प्लानिंग में। अगला है, जब आपकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी तो फिर हम उन चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे कि जो भी रिसोर्सेज उसके लिए आवश्यक होंगे उनका यूज़ करेंगे और उन चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे। जब हम उन चीज़ों की प्लानिंग कर लेते हैं, उन कार्यों को करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है चेकिंग करने का। हम ये निर्धारित करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है जो हमें प्रतियोगिता में आगे बढ़ने से रोक सकती है या अवरोध बनकर हमारे सामने खड़ी हो सकती है, और उसके बाद हम दोबारा से एक्शन लेते हैं। उसके बाद इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, जिसे आप अभ्यास कहते हैं। और अभ्यास के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और आपने एक कोटेशन जरूर सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अभ्यास आपको किसी भी कार्य में निपुण बना देता है। इसी प्रक्रिया को हम लगातार दोहराते रहते हैं। अब बात आती है, जब हम किसी भी वनडे एग्जाम की बात करते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करते हैं, कि एक्चुअल में बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने अक्सर ये देखा है कि ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं मोस्टली विद्यार्थियों से बात करता हूं तो मैं इस विषय पर चर्चा जरूर करता हूं कि प्रतियोगिता के बारे में उनका क्या विजन है, वो कैसा दृष्टिकोण इस शब्द के बारे में रखते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली जो अनुभव है वो ये कहता है कि प्रतियोगिता कुछ नहीं है, केवल ट्रेनिंग ऑफ माइंड है। लेकिन एक विद्यार्थी जब तैयारी कर रहा होता है या तैयारी के फेज में होता है, प्रिपरेशन के में, तो उसके दिमाग में कंपटीशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। उन सारी भ्रांतियों को एक एक करके मैं तोड़ूंगा और बताऊंगा कि कैसे कंपटीशन सिर्फ माइंड की ट्रेनिंग का गेम है। अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड में है, सबसे पहले है पैटर्न ऑफ एग्जाम। दोस्तों, जो इंडिया में एग्जाम करवाए जाते हैं उनके दो तरह के मेनली पैटर्न्स हैं। एक ऐसे एग्जाम जो
सब्जेक्टिव तौर पर कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी या संस्था के द्वारा। दूसरे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम, जिनको अक्सर वन डे एग्जाम कह दिया जाता है। तो जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें किसी भी विद्यार्थी को उन चीजों को लिखना होता है। क्या करना होता है? लिखना होता है। और जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें आपके पास विकल्प होते हैं बहुत सारे, जिनको उन विकल्पों में से आपको चूज करना होता है। तो एक, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, पीडीसीए के बारे में आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करनी है, उस चीज की प्लानिंग करनी है कि बेहतर प्लानिंग अगर आपकी होगी तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट कर पाएंगे और उन चीजों को समझ पाएंगे या कंपेयर कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उनमें रिटन एग्जाम्स लिए जाते हैं या चीजें लिखवाई जाती हैं। अब यहां पर एक्चुअल में जो एग्जामिनर है उसका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि एग्जामिनर आपके किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति जो भी आपका एटीट्यूड है उस विषय में आपसे जानना चाहता है। इस चीज को व्यवहारिक रूप से भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक वर्ड लिख देता हूं, थॉर्नडाइक। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं उनसे यह कहूं कि आपको थॉर्नडाइक के बारे में कुछ लिखना है, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कभी थॉर्नडाइक के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि थॉर्नडाइक कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थिति है, जगह का नाम है, क्या है। तो जब तक आप उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस जगह के बारे में अपना कुछ दृष्टिकोण नहीं रखते होंगे, तब तक आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। कहने का सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं किसी व्यक्ति के किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति क्या एटीट्यूड है उसको जानने के लिए, ताकि एग्जामिनर ये चेक कर सके कि आप इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। अब मैं इस थॉर्नडाइक वर्ड को हटाकर थोड़ी देर के लिए एक दूसरा वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, इंडिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं इंडिया के बारे में आपसे कहूं तो मैक्सिमम लोग इंडिया के बारे में कुछ नहीं बहुत कुछ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के प्रति उन लोगों का कोई ना कोई एटीट्यूड है जो वो अपने अंदर रखते हैं, और जो एटीट्यूड है उसी को वो रिटन फॉर्मेट में ला सकते हैं, जबकि इस स्थिति में ऐसा नहीं था। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स जितने भी कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा, उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा क्या है कि उसमें ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ये चीज आपकी प्लानिंग में पहले दिन से ही होनी चाहिए कि अगर ऑप्शंस दिए गए हैं तो क्या मैं इन ऑप्शंस का फायदा अपने एग्जाम को क्रैक करने में उठा सकता हूं। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत हम जानेंगे कि कैसे, अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट या बेसिक फंडे के बारे में नहीं पता है तो कैसे कॉमन सेंस के आधार पर इस जो भी विकल्प आपको दिए जाते हैं उनकी सहायता से कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से उनको वेरीफाई या जस्टिफाई किया जा सकता है उल्टे वे में, ताकि आपको अगर बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय जो आपको याद नहीं आ रही हैं या मिस कर दी हैं आपने, तो उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं वो आखिर है क्या, एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जामिनर आपके एटीट्यूड को चेक करना चाहता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पेपर अगर है और उसमें मैथ्स या एप्टीट्यूड अगर पूछा जा रहा है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मायने क्या हैं और एग्जामिनर आखिर आपसे चाहता क्या है इन ऑप्शंस के माध्यम से। तो अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं मैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है यहां पर और ये उसके 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, तो इन 4 विकल्पों में से कोई ना कोई एक विकल्प तो सही होगा, जो भी विकल्प आपको गिवन है। अब मान लीजिए ये कोई एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन था, इसमें एग्जामिनर ने कुछ लैंग्वेज लिखी और किसी पर्टिकुलर चैप्टर से उसको रिलेट कर दिया। मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था और क्वेश्चन फ्रेम किया और 4 ऑप्शंस उसके लिख दिए, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो दूसरे वाला आंसर है वो आपका सही है। यहां पर कुछ वैल्यूज हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लेते हैं। मान लो मैं लिख लेता हूं यहां 800, यहां लिख लिया 1000, यहां कह दिया 1500, यहां कह दिया
2000। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का जिसका आंसर 1000 था, तो अब ये 1000 वाला जो आंसर है ये आपको ऑलरेडी ऑप्शंस में गिवन होगा। अब लेकिन बात यह है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दो तरह की चीजें यूज करनी होंगी, या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या ये जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आंसर को चूज करोगे। इन दो माध्यमों के अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं होता। या तो आपको ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली, चाहे बेसिक तरीकों का यूज करके उसको सॉल्व करो, कॉन्सेप्चुअल तरीके से करो, या कोई और वे लगाओ अपना, मेथड, ट्रिक, जो भी आप कहते हैं। मैं उन सब चीजों को ट्रिक कहने की बजाय हमेशा कॉन्सेप्ट के रूप में आपके सामने रखूंगा। या आप उसको सॉल्व करें या चूज करें, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी, चूज करेंगे तो भी, आपको एक ऐसा थॉट प्रोसेस चाहिए जिसके आधार पर आप ये पता लगा पाए कि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्या चीज गिवन थी और क्या चीज आपसे पूछी गई थी। यह चीज जब तक आप नहीं पता लगा पाएंगे तब तक क्वेश्चन को ना तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना विकल्प को चूज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, खासकर मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं। जब ऑप्शनल पेपर आपके सामने होता है तो वहां पर जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जामिनर का कंसर्न ये रहता था कि वो आपके एटीट्यूड को चेक करना चाहता है, सेम ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई थी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, किसी राइटर के द्वारा, किसी एग्जामिनर के द्वारा, तो जब वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था तो उस टाइम पर एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस क्या था। जब तक आप एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस को नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो आपको लैंग्वेज के जाल में फंसाकर उलझाता रहेगा। आप बार बार लगातार प्रयास करने के बाद भी हो सकता है उन क्वेश्चंस को सही वे में या जो आपको टाइम गिवन है उस दिए गए टाइम पीरियड में आप उसको सॉल्व ना कर पाएं। तो अब आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपको अगर एप्टीट्यूड या मैथ पढ़ना है तो सबसे ज्यादा फोकस करना होगा एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस पर, कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है, हालांकि फ्रेमिंग के बारे में मैं और आपको बहुत सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको यह याद रखना है आपकी प्लानिंग में कि ऑब्जेक्टिव पेपर अगर है आपका तो आपको सबसे ज्यादा एग्जामिनर का जो थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन फ्रेमिंग करते समय उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड में क्या चीज है और उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगला आपको यहां एक वर्ड दिखाई दे रहा है सृजन, जिसका मतलब होता है क्रिएशन। दोस्तों जब किसी भी चीज के क्रिएशन की बात आती है तो यह कहा जाता है कि चीजों का जो क्रिएशन है वो दो बार होता है। दो बार कहां कहां होता है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो क्रिएशन होता है किसी भी चीज का वो होता है माइंड में, और दूसरा क्रिएशन होता है ग्राउंड पर। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये किसी व्यक्ति ने या किसी भी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया होगा, तो पहले इस मार्कर के बारे में ये सोचा गया होगा किसी व्यक्ति के माइंड के द्वारा कि इसकी डिजाइन कैसी रखनी है, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे या कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा, या इससे जुड़ी जितनी भी तरह की चीजें, जैसे मान लो इसके कलर की बात करूं मैं, ब्लैक कलर का है तो पहले ये चीज डिसाइड करी गई होगी, प्लानिंग की गई होगी, माइंड पर उस चीज का सृजन किया गया होगा कि इसका कलर कैसा रखना है, डायमीटर क्या होगा, लंबाई क्या होगी, या इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर यूज की जाएंगी। तो पहली बार जो निर्माण होता है किसी भी चीज का वो होता है किसी भी व्यक्ति के माइंड में, और दूसरा होता है ग्राउंड पर। जब तक उस चीज को माइंड में पहले क्रिएट नहीं कर लिया जाएगा तब तक वो चीज धरातल पर साक्षात आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर इस संसार में हजारों अरबों करोड़ों चीजें हैं, उन सब का क्रिएशन पहले किसी व्यक्ति के माइंड में हुआ है, उसके बाद वो धरातल पर आई हैं और आप उनको अपनी आंखों से साक्षात देख पाते हैं, लेकिन उनका सृजन दो बार हुआ है, पहले माइंड में, दूसरा ग्राउंड पर। इसीलिए जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो आपको सबसे पहले एक पीडीसीए नाम का कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने प्लानिंग की बात करी थी, और प्लानिंग का मतलब इसी माइंड सेट से है कि सबसे पहले आपको अपने मेंटली लेवल पर इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा
जिस तरीके से कंपटीशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपने अंदर ऐसी क्षमताएं और ऐसी चीजें डेवलप करनी होंगी, ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा ताकि आप कंपटीशन को बीट कर सको। तो उम्मीद करता हूं कि ये सृजन वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। जब तक आप मेंटली लेवल पर उन चीजों को क्रिएट नहीं कर लेंगे, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, प्लानिंग हो, उसको करने की बात हो, अभ्यास की बात हो, पहले उसको माइंड में किया जाएगा, उसके बाद आप साक्षात रूप में उसको कर पाएंगे। आगे चलते हैं, अगली कौन सी चीज है और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पर आपको 2 वर्ड लिखे दिखाई दे रहे हैं, पीटी, एफएआर, एमडीटीपी। अब पीटी, एफएआर और एमडीटीपी क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एमडीटीपी के बारे में। दोस्तों, जब हम एप्टीट्यूड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब कई बार विद्यार्थियों को इन चीजों को लेकर भी भ्रांतियां हो जाती हैं। 2 वर्ड हैं, मैथ्स और एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 98% विद्यार्थी, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैंने ऐसे देखे हैं जो उसको मैथ कहकर पुकारते हैं, जबकि अगर इस चीज को मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूं तो यह चीज मैथ ना होकर क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कम से कम समय में, मिनिमम टाइम में सॉल्व करना ही क्या कहलाता है, एप्टीट्यूड। आज के बाद आप मैथ कहने की बजाय उसको एप्टीट्यूड समझेंगे, और एप्टीट्यूड का सीधा अर्थ यह है मैथ की ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को मिनिमम टाइम में कम सॉल्व करना। इसीलिए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो किया जाता है किसी एजेंसी के द्वारा, और उसको हम 4 पार्टों में अलग अलग बांट दें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, और चौथा जीएस वाला जो पार्ट है वो। अगर इस तरह के एग्जाम्स में पैटर्न में अगर हम उसको बांट दें, तो अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं ये कहूं कि 25 मैथ में पूछे जाएंगे, 25 रीजनिंग में पूछे जाएंगे, 25 हिंदी या इंग्लिश में पूछे जाएंगे, 25 जीएस में पूछे जाएंगे। अब इनके लिए एक्चुअल में आपको जो समय दिया जाएगा वो होगा 60 मिनट। 60 मिनट। यदि इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी? आप कहोगे 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में किसी भी विद्यार्थी को जो प्रतियोगी परीक्षा देने गया है या दे रहा है, उसको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एवरेज रूप से अगर मैं कहूं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज किसी विद्यार्थी को 36 सेकंड का समय मिलता है। अब अगर मैं केवल मैथ वाले पोर्शन की बात करूं कि मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड का टाइम एवरेज रूप से आपको दिया गया है। इसी 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, लैंग्वेज समझनी है, एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस समझना है, कैलकुलेशन करनी है, ओएमआर सीट फिल करनी है, या ऑफलाइन है तो गोला फिल करने हैं, जो भी कंडीशंस हैं वो सारी चीजें इसी 36 सेकंड के दायरे में होनी चाहिए एवरेज रूप से। अब ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी में हो सकता है कि 36 सेकंड की बजाय 1.5 या 2 मिनट भी लग सकते हैं। और अक्सर ये ऐसा होता है कि जब आपकी तैयारी सही लेवल की नहीं होती है तो 36 सेकंड का जो समय लगता है एग्जाम में, इसके विपरीत चीजें होंगी कि कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, या तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे या फिर ज्यादा समय ले रहे होंगे। ऐसा अक्सर होता है। और आपने अगर कोई एग्जाम पहले अटेम्प्ट किया है तो ये देखा होगा कि एग्जाम में हमेशा ऐसा लगता है कि टाइम की कमी रहती है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि जो एप्टीट्यूड है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, इसीलिए उसको मैथ ना कहकर मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नाम दिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके लिए आपको अगर कोई भी चीज, कोई भी मैथ की प्रॉब्लम कम समय में सॉल्व करनी है तो उसके लिए एमडीटीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डे से ही, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये आखिर एमडीटीपी क्या है? तो एमडीटीपी है मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस। जब आप अपने अंदर मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं, जिसे मैं ये भी कह सकता हूं 360 डिग्री अप्रोच,
कि मैथ की किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो बेसिक चीज हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल चीज हो, या आपकी लर्निंग हो, या मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट हो, या स्टेटमेंट हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में आपके पास मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ताकि आपको वो पैटर्न्स, वो लैंग्वेज, वो कॉन्सेप्चुअल चीजें दूर से ही नजर आने लगे। अच्छा, इसके बाद एमडीटीपी जब हम डेवलप कर लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस, इसको डेवलप करने का तरीका क्या होता है, या किसी भी चीज को जब व्यवहारिक रूप से, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चीजों का सृजन दो बार होता है, एक बार माइंड में और दूसरी बार ग्राउंड पर, तो वो एक्चुअल में किसी भी चीज के सृजन की ये एक फिनोमेना होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जो है पीटीएफएआर। अब पीटीएफएआर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। PTFA PTFAR दोस्तों, 6 वर्षों के शिक्षण के दौरान जब विद्यार्थियों की समस्याओं को मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो मेरे माइंड में एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ों ने उछलना स्टार्ट किया, उनके बारे में मैंने सोचना प्रारंभ किया, और वहां से शुरुआत हुई एक ऐसी जर्नी की जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करके कैसे हम समाज और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे पीटीएफएआर की। तो उस जर्नी के दौरान मुझे एक किताब पढ़ने को मिली जिसके लेखक हैं टी हार्व एकर, और उनका ये कॉन्सेप्ट है पीटीएफएआर। ये डिपेंड करता है, ये एक्चुअल में सब जितने भी चीज़ों के बारे में मैंने जाना है उनमें सबसे लेटेस्ट ये मुझे नज़र आया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, भगवान गौतम बुद्ध की बात करें, बहुत सारे फिलोसफर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, लेखक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में अपने अपने तर्क दिए हैं, और उन सब का कुल मिलाकर जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है जो पीटीएफएआर कहता है। एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी चीज के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसे मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी चीज के प्रति सबसे पहले हम एक माइंडसेट डेवलप करते हैं जिसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जैसे मान लो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, हमें कोई प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके लिए प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा। सेम एज इट इज ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति से हमें कोई काम करवाना है या किसी उद्देश्य को पूरा करवाना है तो उसके लिए उसकी माइंड मैपिंग करना बहुत जरूरी है, जिसको मैं कह रहा हूं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मैथ के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं, जैसे मान लो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है कोई भी, उसके लिए हमें एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो एप्टीट्यूड में प्रोग्रामिंग जो है कि मैथ को पढ़ना कैसे है, ऐसे मैथ के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो ज्यादा फायदा दे सकते हैं, या कम चीजों को पढ़ के ज्यादा लाभ कैसे उठाया जा सकता है, प्रैक्टिस ज्यादा करें या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दें। उन सब चीजों के लिए पहले आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जैसी प्रोग्रामिंग आपकी होगी फिर बारी आएगी टी की, और टी यहां पर स्टैंड करता है आपके थॉट्स के लिए। जैसी आपकी प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही थॉट्स आपके माइंड में जनरेट होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं, अगर आपने ये मान लिया है कि मैथ एक टफ सब्जेक्ट है, तो आपके मन में जैसी प्रोग्रामिंग हुई, आपने सोचा कि मैथ एक टफ सब्जेक्ट है, तो आपके दिमाग में जो थॉट आएंगे वो मैथ के प्रति डरावने होंगे कि आप मैथ को एक डर के तौर पर देखना स्टार्ट कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग एक दूसरे तरीके से हुई होती या बेहतर तरीके से हुई होती तो आपके मन में मैथ को लेकर कभी डर पैदा नहीं होता। क्यों? उसका रीजन है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो आपको मैथ से डर लगेगा, यानी आप या तो क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दो कंडीशंस होंगी, या तो क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिन क्वेश्चनों को आप कर पा रहे हो, एक्चुअल में इसका मतलब यह नहीं है कि वो आसान है, और जिन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि वो क्वेश्चन कठिन है। एक्चुअल में बैकग्राउंड के तौर पर अगर मैं उस चीज को कहूं तो वो आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है मैथ को लेकर, चाहे वो आपके मित्रों से मिली हो, कोचिंग संस्थानों से मिली हो, किताब से मिली हो, किसी भी ऐसे रिसोर्स से मिली हो जहां से आपने मैथ को पढ़ना शुरू किया है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन मैथ अपने आप में ना आसान होता है ना कठिन होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस दुनिया की
सारी चीजें अपने आप में न्यूट्रल होती हैं। जैसा दृष्टिकोण हम उसके प्रति अपना बना लेते हैं, जैसी प्रोग्रामिंग हमारी हो गई होती है, हम उसको वैसा ही मानना शुरू कर देते हैं। आप अगर मैथ को टफ मानोगे तो आपके लिए मैथ टफ रहेगा। आप अगर उसी चीज को एक बेहतर अंदाज में देखोगे सही नजरिए के साथ तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, वो चीज आसान लगेगी। लेकिन यहां भी सोचने वाली बात यह है कि एक्चुअल में जो चीज आपको आसान लग रही है वो भी आसान नहीं है, वो एक्चुअल में आपको आती है इसलिए आपको आसान लग रही है, और अगर नहीं आ रही होती तो वही चीज आपको क्या लगती, टफ लगती। लेकिन अब यहां पर दो पॉइंट हैं कि जो चीज आपको आ रही है वो आपके लिए आसान है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और जो चीज आपको नहीं आती है जिससे आप डर रहे हैं उसको आप सीख सकते हैं, ये आपके लिए एक समझने का विषय है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोग्रामिंग के तौर पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूं तो यह कह सकता हूं कि मैथ के अंदर जो चीजें आपको आसान लगती हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट है कंपटीशन की दृष्टि से, और जो चीजें आपको टफ लगती हैं वो एक्चुअल में टफ नहीं है, उनको आपकी प्रोग्रामिंग ने टफ बना दिया है, उनको सीखा जा सकता है, उनको लर्न किया जा सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है, उनके प्रति थॉट प्रोसेस डेवलप किया जा सकता है, ताकि वो चीजें टफ लगने की बजाय या तो आपको आसान लगने लगे या उनका डर आपके मन से हट जाए और आप उन पर बेहतर अभ्यास कर पाएं। तो जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसा ही आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। इसलिए प्रोग्रामिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं हुई तो आप किसी भी हालत में मैथ को एक फनी और मजेदार सब्जेक्ट के तौर पर कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। बाकी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके माध्यम से आप कम चीजों को पढ़ने के बाद भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं। उसके बाद जब थॉट प्रोसेस किसी चीज के प्रति डेवलप होता है तो उसके बाद आता है एक अगला वर्ड एफ। एफ स्टैंड फॉर फियर। जैसा थॉट आपका होगा उससे रिलेटेड कुछ फियर्स जुड़े होंगे। जैसे मान लो मैंने यहां कहा कि आप कोई सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड डर आपके मन में होगा और आप उसको या तो टफ मानने लगेंगे या आसान मानने लगेंगे। उसके बाद अगली चीज जब आती है, आप उस फियर का सामना कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो बारी आती है किसकी, एक्शन की, कि उस डर को या तो आप टफ मानकर करें या आसान मानकर करें, आपको एक्शन लेना होगा। और सबसे लास्ट और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर, और आर यहां स्टैंड करता है रिजल्ट के लिए। आपकी जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसे आपको थॉट्स आएंगे उस चीज से रिलेटेड, उन थॉट से जुड़े हुए वैसे ही डर आपके अंदर होंगे। अब वो डर अच्छे हैं या बुरे हैं, डर भी अगर मैं कहूं तो दो तरीके से हो सकता है, डर अच्छे के लिए भी हो सकता है और डर गलत के भी लिए हो सकता है। तो जैसा भी डर आपका होगा उस डर के आधार पर आप एक्शन लेंगे। अगर डरते हुए एक्शन लिया है तो वो वैसा रिजल्ट देगा जो नेगेटिव हो सकता है, और ऐसे डर के आधार पर लिया है एक्शन जो पॉजिटिव है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा या जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वहां से वो पॉजिटिव होगा, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अब इसको एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग। जैसी आपकी प्रोग्रामिंग होगी, जितनी बेहतर प्रोग्रामिंग उतना अच्छा थॉट प्रोसेस, जितना अच्छा थॉट प्रोसेस उतनी बेहतर फियरिंग कैपेसिटी आपके अंदर होगी चीजों को हैंडल करने की या टैकल करने की। जैसी चीजों को आप टैकल करोगे वैसे ही एक्शंस आप ले पाओगे, और जैसे एक्शंस आप लेंगे वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब रिजल्ट आपने पॉजिटिव वे में लिए हैं, एक्शंस तो पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, और नेगेटिव वे में अगर वो गए हैं तो वहां से नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस होने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले मैथ के प्रति या किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कंपटीशन एक्चुअल में किसी मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है, कंपटीशन है प्रोग्रामिंग का, यानी ट्रेनिंग ऑफ माइंड का। आप अपने मस्तिष्क को जितने बेहतर तरीके से ट्रेंड करोगे उतने ही बेहतर तरीके से मैथ को पढ़ सकते हैं, उतने ही बेहतर तरीके से किसी अन्य सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अव्वल आने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। तो आगे की स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यहां पर दोस्तों दोबारा से एक वर्ड और है हमारे सामने, और ये सारी चीजें मैं आपको मैथ पढ़ाने से पहले, एप्टीट्यूड पढ़ाने से पहले इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप एक बेहतर प्लानिंग के साथ एप्टीट्यूड को पढ़ने की शुरुआत कर सकें, आपकी बेहतर प्रोग्रामिंग हो सके, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आप बैठें उसमें बेहतरीन तरीके की परफॉर्मेंस कर पाएं। अब यहां पर ये क्या है, विमोसा।
एक्चुअल में जब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब मैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी चीजों पर रिसर्च कर रहा था, तो उसी दौरान मुझे यह कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिला, विमोसा। वी स्टैंड फॉर विजन, एम स्टैंड फॉर मिशन, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव्स, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजी और ए स्टैंड फॉर एक्शन। अब यहां पर अगर इन चीजों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करूं, तो यहां पर विजन का मतलब है आप जाना कहां चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, उस चीज को मैं थोड़ा सा आपके उससे रिलेट करके बताऊं कि कोई भी विद्यार्थी मान लीजिए आज अपने क्लासरूम में बैठा है और उसको एग्जाम क्रैक करके सिलेक्शन लेना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप एग्जाम क्रैक करेंगे या सिलेक्शन ले लेंगे, ये कहलाएगा आपका विजन, कि आप जाना कहां चाहते हैं, जाना कहां है, यह है आपका विजन। क्लासरूम की बात करें तो यहां से शुरुआत होगी आपके मिशन की, कि आप बहुत सारी चीजें क्लासरूम में बैठकर सीखेंगे, समझेंगे, या किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी पर्टिकुलर टीचर से, मित्र से, किसी भी रिसोर्सेज से आप पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से आपका मिशन स्टार्ट होगा और आपकी जो मंजिल है वो है सिलेक्शन। यानी मिशन है आपका आज आप कहां हैं, आज आप कहां हैं इन द सेंस कि आपने जो चीज एप्टीट्यूड से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड पूछी जाएंगी उनमें कहां स्टैंड करते हैं, कितनी बेसिक चीजों के बारे में आपको जानकारी है, कितने कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको पता हैं जो कंपटीशन में सहायक हो सकती हैं। तो मिशन है आज आप कहां हैं और विजन है आपका जाना कहां है, यानी सिलेक्शन तक। अब सिलेक्शन के लिए अगर बात की जाए तो हर विद्यार्थी के लिए एक अलग सेगमेंट हो सकता है, अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, अलग नौकरी हो सकती है, जॉब हो सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। फिर उसके बाद तीन चीजें और आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी और एक्शन। जब आप किसी पर्टिकुलर मिशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी जिनके बारे में मैंने शुरुआत में ही डिस्कशन किया था, प्लानिंग, डू, एक्शन, चेक और एक्शन। फिर उसके बाद PTFARA, प्रोग्रामिंग, थॉट, वो सारी चीजें। अब दोबारा से वही चीजें आ गई यहां पर कि इन सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी और मैथ के संदर्भ में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए और एक्शंस हमें क्या क्या लेने हैं, ताकि मैथ को या एप्टीट्यूड को एक बेहतर वे में समझा जा सके, पढ़ा जा सके। तो यहां पर आप विमोसा से रिलेटेड चीजें भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में ये देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। यहां पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा 80-20 रूल, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। दरअसल एक विल परेटो नाम के एक व्यक्ति ने यह रूल दिया है जिसे परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल कहा जाता है। और यह रूल कहता है कि व्यवहारिक रूप से इस पूरी सृष्टि में जो चीजें हैं वो 80 और 20 के रेशियो में वर्क करती हैं। कहने का मतलब सीधा यह हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि ये दो हमारे पास बराबर की कोई चीजें हैं और इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां तक ले लेता हूं और ये मान लेता हूं कि ये जो हिस्सा है ये 20% हिस्सा है, और यहां तक अगर इसको लें और इसको मैंने कह दिया ये वाला जो हिस्सा है ये 80% पार्ट है किसी का। अब ये जो 20% पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो 20% हैं आपके, ये हैं एफर्ट्स, प्रयास जो आपके द्वारा किए जाते हैं। और ये 20% है और ये पार्ट जो है वो है 80%, और ये पार्ट जो है वो 80% है, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसको मैं यहां कर देता हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका 20%। अगर मैथ की दृष्टि से देखें तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 20% पार्ट ये और 80% पार्ट ये, तो ये मिलकर कंप्लीट कितना हो गया, 100% पार्ट। अगर इसकी बात करें तो 80% पार्ट ये और 20% पार्ट ये जुड़कर कितना हो गया, 100%। ये कंप्लीट हो गया अपने आप में। तो कहने का मतलब ये है कि जो 20% प्रयास हैं वो 80%
रिजल्ट के लिए उत्तरदायी होते हैं। मेरा इस चीज को बताने का और समझाने का जो मतलब है वो ये है कि मैथ के अंदर ऐसी 20% चीजें हैं जो आपको 80%, आपके 20%, या दूसरे तरीके से मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि 20% सिलेबस के द्वारा आप 80% नंबर ला सकते हैं। इसका जो भावार्थ मेरा समझाने का था वो ये है कि जो 80-20 के रेशियो में चीजें काम करती हैं, आपके 20% प्रयास 80% रिजल्ट के लिए उत्तरदायी हैं। बाकी जो 80% रिजल्ट, जो एफर्ट्स आपके बच गए, उनसे जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसकी जो मात्रा होगी वो केवल 20% होगी। तो क्या इस बात में समझदारी नहीं है कि उस 20% सिलेबस को पहचान कर पढ़ लिया जाए या उसके ऊपर मेहनत कर ली जाए, ताकि आप मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट की जो संकल्पना है उसको साकार कर पाएं, बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं, अच्छे नंबर ला पाएं, कम समय में ज्यादा चीजों को लर्न कर पाएं या पढ़ पाएं। दोबारा से अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है एमबीए की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है अक्सर, कि मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करना है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उस 20% सिलेबस को एक बार अगर जान लें, कॉन्सेप्चुअल वे में उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो आप बेहतर तरीके से यह समझ पाएंगे कि कैसे 20% सिलेबस पढ़ने के बाद भी 80% नंबर हासिल किए जा सकते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। अगला वर्ड लिखा हुआ है यहां पर फ्रेमिंग। दोस्तों, फ्रेमिंग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने और डिस्कशन किया था कि फ्रेमिंग एक ऐसा पार्ट है जिसका लेना देना एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस से है, सीधा सीधा, कि जब एग्जामिनर अपनी थॉट प्रोसेस का यूज करता है तो वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है। और क्वेश्चन की फ्रेमिंग के लिए अगर मैं कहूं तो एग्जामिनर उस चीज को मैथमेटिकल लैंग्वेज के माध्यम से फ्रेम करने की कोशिश करता है, और उसमें अक्सर वो दो तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक चीज होती है शब्द और दूसरी चीज होती है संख्या। अब कोई भी विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो विद्यार्थी शब्दों को भी बहुत बेहतर तरीके से समझता है और संख्याओं के बारे में भी मैक्सिमम जानकारी रखता है। तो एक्चुअल में फ्रेमिंग का मतलब मेरा शब्द और संख्याओं से नहीं है, मेरा मतलब है मैथमेटिकल जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस, उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते समय किस तरीके से एग्जामिनर सोच रहा होता है, उस फ्रेमिंग को हमें समझना है। और आने वाली क्लासेस में जब हम प्रॉपर एक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे या बेसिक चीजें जो भी स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनर किसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है, कैसे वो लैंग्वेज का ट्रैप बुनता है जिसमें एक विद्यार्थी आसानी से फंस जाता है, या उस लैंग्वेज को न समझ पाने के कारण क्वेश्चन कम समय में अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। अगली स्लाइड की अगर बात करें तो यहां तीन चीजें और आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहला है बेसिक और कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज है कैलकुलेशन, और तीसरी चीज है लैंग्वेज। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं बेसिक और कॉन्सेप्ट की, तो इन दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है, उसको मैं भी बता देता हूं, बाकी अगली क्लासेस में हम उनको डिस्कस करेंगे। बेसिक का मतलब है सीधा सीधा ऐसी कोई चीज जिसके लिए हमें मैक्सिमम स्टेप्स यूज करने पड़े, उस चीज को मैं आने वाली क्लासेस में बेसिक कहूंगा। और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के लिए आप सिर्फ ये याद रखेंगे, ऐसी कोई चीज जो या तो स्टेप को कम कर देती हो, स्टेप्स को, या स्टेप्स को पूरी तरीके से खत्म कर देती हो, और ऐसा कोई अप्रोच डेवलप करती हो जिसके आधार पर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया जा सके या सॉल्व किया जा सके। कैलकुलेशन की अगर बात करूं तो कैलकुलेशन में महज 4 प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस अक्सर किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है डिवाइड, दूसरा है मल्टीप्लाई, तीसरा है एडिशन, और चौथा है सब्ट्रैक्शन।
इसको मिटा दूं फिर? ब्लैक। दूसरी चीज है कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो दो तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। पहले उनके ऑपरेशंस की बात करते हैं। चार तरह के ऑपरेशंस हमारे सामने होते हैं: भाग, जोड़, घटा, गुणा और माइनस। इन चार तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए पूरी कैलकुलेशन को टैकल किया जाता है। अब बात यह है कि उसको फास्ट कैसे किया जाए और एक्यूरेसी के साथ कैसे किया जाए, उसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम पैटर्न्स की बात करेंगे कि कैसे पैटर्न्स का यूज करके हम उनको फास्ट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी के साथ इन चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए। अगली जो चीज है वो है लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जैसा मैंने अभी बताया दो तरह की चीजें हैं: शब्द और संख्याएं। शब्द और संख्याएं। शब्द और संख्याओं के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है, लेकिन मैथ की एक खुद की भाषा है, उसको समझना, मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझना है। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है और किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट इज किंग, लैंग्वेज इज किंगडम। दोस्तों, जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है वो हमारे बहुत फायदे में आती हैं वो चीजें। और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को कहा है मैंने किंग और लैंग्वेज को कहा है किंगडम। अगर आपको मैथ की भाषा समझ में आती है तो ये समझो कॉन्सेप्ट के दम पर आप मैथ के अंदर किंग बन सकते हैं, जिसमें आगे आने वाली क्लासेस में केस स्टडीज के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक मिनिमम डाटा को भी एग्जामिनर किस तरीके से लैंग्वेज में फ्रेम करके 42 से भी ज्यादा तरीकों से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, अलग अलग तरीकों से। उन सब चीजों के बारे में आगे जानेंगे। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो दो चीजें और हमारे जहन में आती हैं, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। अगर स्पीड की बात करें तो मेरा जो अनुभव पर्सनली है वो ये कहता है मैथ के अंदर स्पीड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। स्पीड एक बाई प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट का मतलब है ऐसी कोई चीज जो किसी दूसरी चीज पर निर्भर करती हो, डिपेंडेंट हो किसी दूसरी चीज पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार स्पीड को लेकर विद्यार्थियों के मन में भ्रम होता है कि हमारी स्पीड मैथ के अंदर कम है या हम तेजी से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आज के बाद आप स्पीड को केवल बाई प्रोडक्ट के तौर पर लेंगे, और बाई प्रोडक्ट का मतलब है ऐसी कोई चीज जो किसी दूसरी चीज पर निर्भर हो। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको मैथ के बहुत सारे पैटर्न्स सीखने होंगे। अगर आपको स्पीड बनानी है तो मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। स्पीड अगर बढ़ानी है तो आपके अंदर MDTP का कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। स्पीड अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती है, स्पीड डिपेंड करती है आपके थॉट प्रोसेस पर, आपके जो मेंटल कैलकुलेशन करने की इफिशिएंसी है उसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस पर, और आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कैलकुलेशन, लैंग्वेज, जितने भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड जैसा कोई मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी को सीखा जा सकता है, और उसके लिए जितनी भी चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं वो हम आने वाली क्लासेस में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आगे जानेंगे कि कैसे एक्यूरेसी को हम बढ़ा सकते हैं या एक्यूरेसी को बेहतर बना के कैसे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जब बाई प्रोडक्ट की बात हो रही थी तो ये वर्ड अभी हमने देखा पैटर्न के बारे में, और एग्जाम के पैटर्न के बारे में जब पढ़ रहे थे तब भी ये शब्द आया। पैटर्न के आधार पर मैथ के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनके आधार पर कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है, और उसको जब आप पैटर्न समझने लगते हैं
अंकों के विज्ञान को समझने लगते हैं तो बहुत सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको या तो हम कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं या उसी कैलकुलेशन को हम और लोगों की अपेक्षा या अपने कॉम्पिटिटर्स की अपेक्षा तेजी से कर पाते हैं और प्रतियोगिता में उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाते हैं जब हमारे पास मैथ के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न जितने भी पैटर्न्स हो सकते हैं, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे डिविजिबिलिटी में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जितने भी पैटर्न्स हो सकते हैं या और कैलकुलेशन में जो यूज़ किए जाते हैं, उन सारे पैटर्न्स के बारे में हम आने वाली क्लास में जानेंगे। ये शब्द है मर्जिंग, और मर्जिंग का मतलब है जब एग्जामिनर किसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है तो दो तरह की कंडीशंस हैं। एक है आपका एग्जामिनर, और ये है स्टूडेंट। जब कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देता है तो उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कम समय में उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए जल्दी से। यानी जो स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि क्वेश्चन को करने में कम समय लगे, और एग्जामिनर ये चाहता है कि जो क्वेश्चन उसने फ्रेम किया है वि उसको या तो कर नहीं पाए या मैक्सिमम टाइम लगे, ताकि जो बच्चों का कंपेयर करके जो छटनी करने की प्रक्रिया है उसको इंप्लीमेंट करके ये पता लगाया जा सके कि कौन सा विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए योग्य है या नहीं है। तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है मर्जिंग का। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है तो अक्सर वो मर्जिंग का यूज करता है, और मर्जिंग में वो क्या करता है, दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट का यूज करता है। तो यूज इसलिए करता है फ्रेमिंग में ताकि बच्चा जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करे तो उसको जो टाइम है वो ज्यादा लगे, लेकिन स्टूडेंट का मकसद है उस एग्जाम में उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए या कम समय में कर पाए। लेकिन अगर विद्यार्थी भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसी जो फ्रेमिंग करते समय एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट यूज किया मर्जिंग का, दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट, वही प्रोसेस अगर एक विद्यार्थी क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करे, यानी दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट का यूज करे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो एग्जामिनर की जो ये चालाकी है या उसका जो जाल है लैंग्वेज का, उसको तोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनर कैसे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके लैंग्वेज को टफ बनाता है, जिस जाल में एक विद्यार्थी फंसता है और ज्यादा देर, कम टाइम की अपेक्षा ज्यादा देर में वो क्वेश्चन कर पाता है या अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है। उसके अलावा एक और वर्ड है आगे, रिवर्स इंजीनियरिंग, उसके बाद है स्क्रीनिंग और डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम रिलीवेंट डाटा और इररिलीवेंट डाटा की बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस के अंदर ऐसा बहुत सारा जो रिलीवेंट डेटा है वो मिल सकता है जिसकी क्वेश्चन सॉल्व करते समय या तो आवश्यकता नहीं है या उसके बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम डाटा हैंडलिंग के बारे में समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे कि उनको व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली कैसे हम इंप्लीमेंट करके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां अगर देखूं तो मैं वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में से पढ़ने के बाद जो भी रिलीवेंट डाटा है उसको आप निकालें अपने मतलब के लिए, बाकी उस सारी फालतू की चीजों को छोड़ें। और उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे। जब आपकी स्क्रीनिंग अच्छी होती है तो आप रिलेवेंट डेटा के आधार पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय आंसर को क्या करने लग जाते हैं, चूज करने लग जाते हैं, जो कम टाइम में ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर अप्रोच हो सकती है। उसके अलावा एक और वर्ड है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर केवल हमारे या तो कॉमन सेंस को चेक करना चाहता है या वो जानबूझकर ऐसी फ्रेमिंग क्वेश्चन की करता है जिसको आप या तो कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ पाते हैं या बेसिक उसका जो तरीका है उसको समझ नहीं पाते हैं या इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तब हम इन विकल्प की सहायता से रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से उस क्वेश्चन को उन वैल्यूज के द्वारा
उल्टा जस्टिफाई करके ये सिद्ध करते हैं कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू अगर जस्टिफाई हो रही है तो ये जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो सही है, तो ये वाला आंसर सही हो सकता है। इनके बारे में आगे बात करेंगे। पूरा MDTP जो है, मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस, कैसे डेवलप करना है, स्क्रीनिंग कैसे करनी है, इररिलेवेंट डाटा की पहचान कैसे करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, लैंग्वेज के ऊपर कैसे अच्छी पकड़ बनानी है, लैंग्वेज जिसको मैंने किंगडम कहा अभी थोड़ी देर पहले, उस पर कैसे महारत हासिल करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाली क्लासेस में एक एक करके जानेंगे। और मैं आपको आज वादा करता हूं कि अगर आप रेगुलर रहकर यहां पर एप्टीट्यूड को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा और आप बेहतर अंदाज में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आगे देखते हैं, और कोई स्लाइड है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस और रिवीजन। जब इतनी सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं, माइंड मैपिंग कर लेते हैं, अपना थॉट प्रोसेस बना लेते हैं, बेहतर प्रोग्रामिंग के साथ आप पढ़ाई शुरू करते हैं, तो जब आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको प्रैक्टिस की या रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस टॉपिक पर प्रैक्टिस या रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो मैं पर्टिकुलर एक पूरा जितना भी उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, रिवीजन कब करना है, कैसे करना है, क्या उसकी साइंटिफिक अप्रोच है, चीज़ों को याद कैसे रखना है, हम भूल क्यों जाते हैं, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल मैथ को पढ़ने में हम कैसे कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक अलग से आपको वीडियो दूंगा, रिवीजन या प्रैक्टिस के नाम से मिल जाएगी आपको, ताकि आप जब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दें तो उसके बाद आप बेहतर वे में उन चीज़ों को आगे ले जा सकें और बेहतर तरीके से उन चीज़ों को पढ़ते हुए सफलता के हकदार बने, आपने जो मंजिल देखी है उस तक आप पहुँचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार पुनः आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपको ये लगा हो कि पढ़ाने की बजाय इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन मैं अपने 6 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि जब तक आपका माइंड उन चीज़ों को सृजित नहीं करेगा, आप धरातल पर कितनी भी प्रैक्टिस, रिवीजन या मेहनत कर लेना, आपको दोबारा लौटकर वहीं आना पड़ेगा। इसीलिए अपने माइंड को इस तरीके से थॉट प्रोसेस में लेकर आना है ताकि आप एक बेहतर वे में और एक बेहतर अंदाज में उन चीज़ों को पढ़ते हुए मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट की बात करें, या 20% उस सिलेबस को पढ़कर 80% नंबर लाने की बात हो, लैंग्वेज पर कमांड बनाने की बात हो, या पैटर्न के माध्यम से किसी भी कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व करने की बात हो, या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को सीखकर कंपटीशन को बीट करने की बात हो, हर मामले में मैं आपको एक ऐसा विजन देने की कोशिश करूंगा जो आज से पहले आपका मैथ को पढ़ने का और देखने का नजरिया था वो निश्चित तौर पर बदल जाएगा, क्योंकि वो उन सारी चीज़ों के लिए मेरा जो अनुभव है वो सारा अनुभव मैं केस स्टडीज़ के माध्यम से लगातार रेगुलर आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा और निश्चित तौर पर आप लाभार्थी बनकर उसका लाभ उठा सकते हैं और आपने जो भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा है उसको हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बच्चे मैक्सिमम यहाँ तैयारी कर रहे होंगे या इस वीडियो को देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर किसी ना किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर पा रहे होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं मैथ को देखने का आपका जो नज़रिया है वो पूर्ण रूप से बदल दूंगा, क्योंकि मैथ केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, उसका व्यवहारिक जिंदगी में इतना इस्तेमाल किया जाता है जिसकी लिमिट नहीं है। हर चीज इस सृष्टि की, अगर मैं ये कहूं कि हर सिंगल चीज में मैथ का यूज होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैथ के बिना ये सृष्टि अधूरी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, हर चीज मैथ के बिना अधूरी है। आने वाले वीडियोज में मैं ये चीज भी सिद्ध कर दूंगा कि क्यों मैथ का रोल सबसे ज्यादा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, साइंस की बात हो, मेडिकल साइंस की बात हो, किसी सब्जेक्ट की बात हो, लर्निंग की बात हो, बिजनेस की बात हो, अप एंड डाउन्स की बात हो, जिंदगी के तमाम जितने भी पहलू हैं, हर किसी चीज का मैथ के साथ रिलेशन है, बॉन्डिंग है, इंटर कनेक्टेड हैं वो चीजें। लेकिन हमारे नजरिए का फर्क है सिर्फ कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया PTFARA के बारे में, जैसा प्रोग्रामिंग आप कर लेंगे मैथ आपको वैसा ही लगने लगेगा।
मैथ अपने आप में ना आसान है ना टफ है, मैथ सिर्फ वैसा है जैसा आप मैथ को देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आने वाली क्लासेस में रेगुलर मैं आपको एक टाइम पीरियड बता दूंगा, उस टाइम पर रेगुलर वो क्लास हम जारी करेंगे ताकि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।